नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्ट्रेट में भाजपाइयों ने किया वंदे मातरम का गायन, प्रदेश सरकार के खिलाफ जताया विरोध। ट्रेड यूनियन ने 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का किया ऐलान, एमआर यूनियन ने निकाली मशाल रैली। उत्तर प्रदेश बस्ती लोकसभा सीट के बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने दिया विवादित बयान, कहा कम मानदेय होने के कारण करनी पड़ती है चोरी। सांसद के बयान को सांसद बोध सिंह भगत ने बताया अनुचित। लांजी के ग्राम करंजा स्थित महाराष्ट्र बैंक के एटीएम में चोरी का किया गया असफल प्रयास। किसान अभियोजन अधिकारी अजाक के सोने घर को चोरों ने बनाया निशाना, दिन दहाड़े नकदी जेवरात सहित 1 लाख लेकर हुए फरार। और खुले आसमान के नीचे पड़ी किसानों की लाखों क्विंटल धान, परिवहन व्यवस्था बनी समस्या। और अब समाचार विस्तार से। वंदे मातरम पर चाहे प्रदेश स्तर पर छिड़ा विवाद थम गया हो, लेकिन 1 जनवरी को सचिवालय में वंदे मातरम का गायन न होने से भाजपाइयों में अभी भी प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। सोमवार को बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में भाजपाइयों ने वंदे मातरम गायन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसद बोध सिंह भगत, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लता एलकर, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, पूर्व सांसद केडी देशमुख सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। भारत में यदि रहना होगा, भारत में यदि रहना होगा। भारत में यदि रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत में यदि रहना होगा, आगे होना चाहिए, पीछे। भारत में अगर रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। कलेक्टर कार्यालय में किए गए वंदे मातरम के गायन के दौरान पाया गया कि अधिकांश भाजपाइयों को यह गान पूरा नहीं आता। यहाँ तक कि भाजपा जिलाध्यक्ष भी इस गायन को पूरा नहीं गा पाए।
इस संदर्भ में चर्चा के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष श्री रंगलानी ने बताया कि सरकारी गायन थोड़ा सा होता है। हमने प्रयास किया था कि यहाँ पूरा गान होना चाहिए। हमारा यही कहना है कि माह की पहली तारीख को सचिवालय में जो वंदे मातरम होता है वो होना चाहिए। ये हमारा गायन था, सभी को याद होगा। मैंने तो ऐसी कोई आपके सामने वो बात नहीं रखी थी अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था। क्या होता है कि जो सरकारी अभी तक जो गायन हुआ है वो थोड़ा सा होता है, छोटा है, और हमने प्रयत्न किया था कि हमने पूरा गाना चाहिए। जो छोटा था वो तो सबको याद था, वो अपने हिसाब से गाए सबने, लेकिन जो बृहत जो हमारा जो पूर्ण करना था वो हमारा प्रयत्न था कि हमको उसको पूर्ण करना है। वैसे छोटा ही गाना था, लेकिन उसमें हो सकता है कि कईयों को याद नहीं होगा, लेकिन अधिकांश लोगों को याद था। अध्यक्ष जी, आपको जहाँ तक याद नहीं था पूरा, आप भी सिर्फ वंदे मातरम आता था? हाँ, वंदे मातरम मुझे पूरा याद नहीं था। मैं कहा कि मेरे को उतना तो याद था जो आज तक होता है वो याद था मुझे। क्या संदेश देना चाहते हैं इस वंदे मातरम? अब तो राष्ट्रभक्ति का संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से। जो परिपाटी चली आ रही थी 13 वर्षों से, सचिवालय में जो वंदे मातरम और कलेक्ट्रेट वगैरह में जो वंदे मातरम पहली तारीख होता है, होना चाहिए। वहीं भाजपा द्वारा निकाली गई रैली को कलेक्ट्रेट में गेट बंद होने के दौरान रोकना पड़ा। कलेक्टर कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी के आने पर गेट को खोला गया, तब भाजपाई अंदर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। जिला आदिवासी विकास परिषद नेत्रा के पदाधिकारी सोमवार को तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समस्या से तहसीलदार राम बापू देवांगन को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि ग्राम नेत्रा में आदिवासी समाज का पूजा स्थल काफी वर्षों से है, जिसे हटाने के लिए वहां के सरपंच संतोष लिल्लारे ने इसे अतिक्रमण मानकर हटाने की मांग की है, जिसे रोका जाए। परिषद के जिला अध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम ने कहा कि शासन ने राजस्व विभाग को आदेश किए हैं कि आदिवासी समाज के चिन्हित सभी पूजा स्थलों को नामांकित कर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाए, लेकिन इन्हें हटाए जाने की मांग की जा रही है, जो कि अनुचित है। यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो समाज उग्र आंदोलन करेगा। हमारा यहाँ आने का मेन मकसद ये था कि कल ग्राम नेत्रा में जो आदिवासी पूजा स्थल है उसे अतिक्रमण मानकर हटाने के लिए आदेश पारित किए गए हैं, इसलिए हम तहसीलदार साहब से मिलने आए हुए थे। इस आदेश पर चर्चा करने आए। आप लोग क्या चाहते हैं? पूजा स्थल हटना ही नहीं चाहिए। जब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आदेश दिए हुए राजस्व विभाग को कि जितने भी चिन्हित आदिवासी पूजा स्थल हैं उन्हें नामांकित करके सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया, लेकिन आज तक वो दर्ज हुआ नहीं। और वहाँ के वर्तमान सरपंच जो लिल्लारे जी हैं, उन्होंने कंप्लेंट की है इस अतिक्रमण को हटाने के लिए। उसी के समतुल्य आदेश पारित किए गए। नामांकन करने के लिए इससे पहले आपने कभी दरख्वास्त लगाई होगी शायद? नहीं, हमने 1996 में पंचायत से एक प्रस्ताव पास करवाया था आम सभा में, वो इनके पास में है। और इसके साथ साथ ये जो नर्सरी मध्य की ज़मीन है, इस पर सैकड़ों अतिक्रमण है, पास में साईं मंदिर भी है। तो हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक ही समाज के पूजा स्थल को अतिक्रमण मानकर क्यों हटाया जा रहा है? अगर शासन को जब अतिक्रमण हटाना है तो पूरा अतिक्रमण एक साथ हटाएं, बस हमारी यही मंशा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद महाकौशल प्रांत राष्ट्रीय बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में नगर के जैन भवन में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले की नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सभी प्रांत एवं जिलों के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यकारिणी के गठन के तहत कन्हैया संचेती को राष्ट्रीय हिंदू परिषद अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस बैठक में अहम मुद्दों पर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए गए। मैं राजू चरमनगर छिंदवाड़ा रहता हूँ, और अभी जो नया संगठन बना है प्रवीण भाई तोगड़िया का अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, उसका महाकौशल प्रांत का उपाध्यक्ष। किस संबंध में बैठक आयोजित की गई थी आज? ये नया हिंदू संगठन पूरे देश में बन रहा है, क्योंकि जो पुराने हिंदू संगठनों में हम लोगों ने काम किया था वो हमारी जो मांगे थी मुख्य, उन पर खरा उतर नहीं पाया, और टाला मटोली वाला काम चलता है। राम मंदिर एक मुद्दा है, गौ रक्षा एक मुद्दा है, लव जिहाद एक मुद्दा है, इनके लिए मुद्दा है।
सिर्फ चुनावी मुद्दे तक रहना चाहते हैं। हिंदू समाज के साथ धोखाधड़ी है, वर्गों में बांटना, आरक्षण के नाम पर ऐसी भाषा बोलना और अन्य नामों पर ऐसी बातें करना, जबकि समाज में समरसता लाना सबको एक करना पड़ेगा। हिंदू समाज को एकजुट करना पड़ेगा। आज 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, पूरे देश में हिंदू पिटता है। इस देश में लाखों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं, करोड़ों की संख्या में। इस देश में लव जिहाद में लाखों लड़कियां भगाई जाती है, लाखों एकड़ जमीन में कब्रिस्तान है। ये सब राष्ट्रीय समस्या बनने वाली, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक हेडिक बनने वाला है, एक बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। इन सब बातों पर कोई मुखरता से बात नहीं करता, प्रखरता से बात नहीं करता, बात करने के साथ साथ काम ही नहीं करता। तो ऐसे ही विश्व हिंदू परिषद में काम कर रहे थे प्रवीण भाई जी, जो वो सब बातें रखते थे उन्हें हटा दिया गया। नगर के सक्रिय चोर गिरोह ने आज दिन दहाड़े आईजी बंगले के पीछे निवासरत जिला अभियोजन अधिकारी अजाक्स कपिल कुमार डहेरिया के शासकीय आवास का ताला तोड़कर नकदी जेवरात सहित 1 लाख रुपए की चोरी कर ली। कोतवाली पुलिस ने श्री डहेरिया की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला कायम कर जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक 7 जनवरी को श्री डहेरिया न्यायालय गए हुए थे, वहीं उनकी पत्नी घर में ताला लगाकर बेटी को लेने स्कूल गई थी। जब वे वापस घर लौटी तो दरवाजे का कुंडी टूटी हुई थी और घर में रखे 15,000 रुपए और चांदी के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जिसकी सूचना श्री डहेरिया ने कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और उनके द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई। जब्ती करने का काम होता है तो खुली ये इसमें से लगभग 5-10 हज़ार रुपये रखे हुए थे और वो रखा हुआ था। वो बैग ले गए हैं, इसमें सोने चांदी के उनके जेवर थे। और मैं अपने ऑफिस में था तो मुझे मेरे मिसेस ने फ़ोन करके बताया कि घर में चोरी हो गई है। दिन के लगभग 1 बजे से 1:30 बजे के बीच की बात है। मैं ऑफिस में था, मिसेस मेरी बच्ची को लेने स्कूल गई थी। घर में ताला लगा हुआ था सामने। आधे घंटे के बीच में जो चोर है अंदर दरवाजे का कुंदा तोड़ा और अंदर घुसा और अंदर अलमारी से नगद रुपए और जेवर चुरा के ले गया। कितने का? लगभग 15,000 रुपये नगद था और जेवर अभी मैंने चेक किया नहीं है, चेक करूंगा तब समझ में आएगा कितने जेवर। अंदाजन कितना? अंदाजन 2 मंगलसूत्र और चांदी के जेवर जो है वो लेके गए हैं। सर, जिले के आला प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में आपका बंगला है और ऐसे में दिन दहाड़े चोरी होना क्या बात को दर्शाता है? नहीं, दर्शाता कुछ नहीं है, ये चोर है और वो चोर की जो हरकत है उससे समझ में आ रहा है कि वो लगातार इस कमरे को बाज करते रहा है और उसके बाद फिर उसने इस आधे घंटे के पीरियड में जो अंजाम दिया है उससे कोई सातिर बदमाश ही है जिसने ऐसी हरकत किया है। रिपोर्ट दर्ज करा दी सर आपका? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करवा दिया हूँ मैंने। उत्तर प्रदेश बस्ती लोकसभा सीट के बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी का हाल ही में बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें प्राइमरी स्कूल टीचर से भी कम सैलरी मिलती है, इस कारण उन्हें चोरी करनी पड़ती है। इस विवादित बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भाजपा सांसद के इस बयान को बालाघाट सिवनी सांसद बोध सिंह भगत ने अनुचित करार दिया है। उन्होंने यह जरूर कहा है कि आज की परिस्थिति के हिसाब से सांसदों को कम वेतन मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि चोरी करें। सांसद बोध सिंह भगत ने कहा कि सांसद द्वारा दिया गया यह बयान अभी उन्होंने सुना नहीं है और देखा भी नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है। हम सेवा करने आए हैं, तनख्वाह कम मिले या ज्यादा, सेवा करना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। मानदेय संसद तय करता है, फिर भी जो मिल रहा है उसमें खुश हैं। सांसद जी यूपी के सांसद है हरीश द्विवेदी जी, उन्होंने आज अपना बयान दिया कि सांसद की कम तनख्वाह है, अगर ऐसे में वो चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या सहमत आप इससे? खैर अभी बयान तो मैंने सुना नहीं है, देखा भी नहीं क्या उनने बोला, लेकिन हम लोग तो सेवा करने आए हैं और चाहे तनख्वाह कम मिले या ज़्यादा मिले ये कोई बात नहीं। जनप्रतिनिधि जो होता है सेवा के उद्देश्य से आता है, सेवा करना हमारा उद्देश्य है। ये बात सही है कि वर्तमान में जो सांसदों को मानदेय वेतन मिलता है वो आज की परिस्थिति के हिसाब से कम है, लेकिन कम भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके लिए चोरी करें, अपना खर्चा कम कर दें, हम उस हिसाब से ही अपना खर्चा रखें। तो लेकिन ये जो चोरी शब्द आया है तो ठीक नहीं है।
कितना होना चाहिए मान लो? खैर जो भी वो सम्मानजनक होना चाहिए। थोड़ा सा आज की जो महंगाई और सारी चीज़ें और खर्चे, राजनीतिक खर्चे भी काफ़ी लगते, मतदाताओं के बीच में सांसद को हर समय जाना पड़ता है और उसके लिए बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है, तो उसके कारण थोड़ा सा परेशानी तो होती है। ये जो बयान जो जारी किया उन्होंने अपना, इससे क्या कहेंगे? बयान यदि उन्होंने ये कहना मैं उचित नहीं समझता कि तनख्वाह कम मिलती करके हम चोरियाँ करें। भले ही उसके लिए हमको संघर्ष करना चाहिए, उसमें मांग करनी चाहिए, लेकिन हमको यदि कम वेतन मिल रहा है या हमको यदि मान लो कोई भूखे रह जाते हैं या हमको खाने नहीं करके हम चोरी करें। सुनो, इतिहास गवाह है कि लोगों ने घास फूस की रोटी खा गए लेकिन अपने नैतिकता को नहीं भूले हैं, तो ये उचित नहीं। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों के किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां किसान 15 जनवरी के पूर्व समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर धान खरीदी केंद्रों के प्रभारी परिवहन न होने से केंद्र के प्रभारी काफी परेशान हैं। आलम यह है कि इस अंतिम दौर में विभिन्न धान खरीदी केंद्रों पर किसानों को धान खरीदने के लिए जगह तक नहीं बची है और लगातार किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए केंद्र पहुंच रहे हैं। परिवहन न होने के चलते विभिन्न धान खरीदी केंद्रों पर लाखों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे पड़ा है और जगह न होने के चलते किसान अपनी धान की जगवाली करते नजर आ रहे हैं। बात अगर परिवहन के नियम की करें तो धान के बाद 72 घंटे के भीतर उस धान का परिवहन हो जाना सुनिश्चित किया गया है, लेकिन इस नियम की जिम्मेदार अधिकारियों को कोई परवाह ही नहीं है और परिवहन के लिए बनाया गया यह 72 घंटों का नियम महज सरकारी कागजों की शोभा ही बढ़ा रहा है। मेरा नाम शंकर लिल्हार है। कहाँ से आए? कोसमी से। कब आए थे? मैं तो 5:30 बजे करीब धान लेके आया हूँ सुबह। हो गई बिक गई धान? हाँ, अभी मतलब बोरी भर के हो गई है, काटा भी हो गया है लगभग। बारदाने मिल गए मतलब? हाँ, बारदाने मिल गए। कितने बारदाने मिल गए? मैं तो थोड़ी सी धान लेके आया था, 15 बोरी करीब थी। अच्छा, क्या समस्या जा रही है यहाँ पे? समस्या ये है सर कि माल अधिक आ रहा है, उसकी अपेक्षा उठाव नहीं हो रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है कि किसानों को तकलीफ हो रही है। सोसाइटी वाले तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसान माल लेके आए तो उसका माल यहाँ से बिक के ही जाए, लेकिन हम खुद देख रहे हैं यहाँ कि माल जितनी उसमें आ रहा है मात्रा में, उतनी मात्रा में यहाँ से जा नहीं रहा है। उसके कारण अव्यवस्था हो रही है। किसान आपस में लड़ रहे हैं कि मैं कहाँ रखूँ, मैं कहाँ रखूँ, मेरे को बोरी नहीं मिली, उसको बोरी नहीं मिली। हाँ, जगह की दिक्कत हो रही है। परिवहन अगर व्यवस्था अगर ठीक हो जाए तो शायद इतनी प्रॉब्लम जो है किसानों को नहीं आएगी। जी जी हाँ, अगर परिवहन व्यवस्था ठीक हो जाए, डेली यहाँ से माल जाना शुरू हो जाए तो किसानों को इतनी अव्यवस्था नहीं होगी। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान गोंगलई धान खरीदी केंद्र प्रभारी विजय लिल्हारे ने मौसम के खराब होने और धान का परिवहन न होने पर धान खरीदी केंद्र पुनः बंद करने की नौबत आने की बात कही है। सर, ये देखा गया कि मौसम में काफ़ी बदलाव आ रहा है और आप धान खरीदी केंद्र प्रभारी भी है और यहाँ पे काफ़ी धान खुले में पड़ी हुई है। इस कंडीशन में कैसे करेंगे आप? मौसम की खराबी को देखते हुए हमने तो सामान जो भी है व्यवस्था कर लिए हैं, पाल वगैरह अन्य प्रकार से, लेकिन ज़्यादा मौसम ख़राब होता है और बारिश हो जाती है तो धान खरीदी हमें बंद करना पड़ेगा। कितना अभी तक खरीद चुके हैं आप धान यहाँ पे? 15,800 कुंटल हमने खरीदी कर चुके हैं। और परिवहन? जिसमें कि परिवहन हमारे पास 7,532 कुंटल हो चुका है। तो ये क्या लेट हो रहा है क्या परिवहन? हाँ, परिवहन की व्यवस्था नहीं है ठीक से।
तो आपने पत्र व्यवहार तो किया होगा? हाँ हाँ, पत्र व्यवहार भी किए हैं। अब समय समय पे हम लोग प्रशासनिक रूप से जानकारी भी दे रहे हैं। क्या बोलते हैं अधिकारी लोग? हाँ, परिवहन की व्यवस्था तो की जा रही है, ऐसा करके बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन हर दिन कितने ट्रक लगे? 1 ट्रक 2 ट्रक। और आते कितने हैं यानी बेचने के लिए? टोटल 15 ट्रक 8 ट्रक, यानी ये है कि लगभग 8 ट्रक से ऊपर ही आता है माल। अच्छा, और 1 ट्रक जाता है? 1 ट्रक 2 ट्रक जाता है। अच्छा, अभी ऐसे की जगह नहीं है, अभी ऐसी और आपके अब समय काफ़ी कम बचा है, किसान इसमें बढ़ रहे हैं, तो आप कैसा करेंगे? अब तो जगह है ही नहीं आप लोगों के पास। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि किसान से जुड़ी हुई हमारी संस्था है, तो किसी भी वजह से वो किसान लोग धान खरीदी में वंचित ना हो। हमारा प्रयास किया यह है कि किसान अपनी उपज को बेच कर ही जाए। पिछले बार आप लोगों ने बंद भी कर दिए थे खरीदी गई? हाँ, यही परिवहन की वजह से? यही परिवहन की वजह से। अभी फिर वही हालत बन गई? फिर वही हाल है। मतलब आसार है बंद करने के? बिल्कुल, अगर मौसम खराब होगा तो बिल्कुल बंद करेंगे। और परिवहन ना होने के कारण? परिवहन नहीं होने के कारण भी बंद करने की हो सकती है। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष राजकुमार रायजादा ने बताया कि उन्होंने कलेक्टर के माध्यम से कृषि मंत्री को पत्र लिखकर धान खरीदी की तारीख को बढ़ाने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने परिवहन की समस्या को दूर करने के लिए कलेक्टर से चर्चा करने की बात कही है। सर, ये देखा गया कि परिवहन की समस्या काफ़ी आ रही है, किसानों का धान बिक नहीं पा रहा है सोसाइटियों में, और धान जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है। नहीं, क्या है, देखिए, एक तो परिवहन का टेंडर लेट हुए हैं, इस कारण एक परिवहन की व्यवस्था में अव्यवस्था बनी। वास्तव में क्या है, इस बार परिवहन जो हो रहा है उसके पहले उनके ऑनलाइन चालान निकलते हैं, जब चालान निकलता है उसके बाद ही वो परिवहन में आगे बढ़ता है। और आज की स्थिति में क्या है कि जो परिवहन जिनको ठेके मिले हैं वो लोग भी जिस तरह उन्हें ट्रक लगाना चाहिए उस तरह वो ट्रक नहीं लगा रहे हैं। एक या 2 ट्रक डाल के केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि परिवहन के टेंडर उन्हें मिले हैं, वो चूँकि तिथि खत्म हो रही है ऐसा मानकर किसान बहुत अधिक तेज़ी से अपने अपने माल को समितियों में लाकर डाल रहा है। ऐसी स्थिति में परिवहनकर्ता को अधिक ट्रक लगा के उसका परिवहन करना चाहिए। नहीं तो ये हुआ कि कुछ दिनों बाद फिर माल डंप हो जाएगा, खरीदी बंद हो जाएगी। अभी हम खरीदी के दिनांक बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन खरीदी हम व्यवस्थित रूप से कर नहीं पा रहे हैं। हम इस बारे में कलेक्टर से मिलेंगे, क्योंकि इस समय जो 2 तरह की दिक्कत परिवहन ठेकेदार कर रहे हैं कि माल नहीं उठा रहे हैं सही ढंग से, ऊपर से उन्हीं को बोरा ही पहुँचाना है, तो वो जानबूझ के बोरे की पहुँचान भी कम कर रहे हैं। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर विभिन्न ट्रेड यूनियनों के द्वारा संयुक्त रूप से 8 एवं 9 जनवरी को 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की जा रही है। इसी तारतम्य में एमआर यूनियन के द्वारा आज शाम को मशाल रैली निकालकर नगर भ्रमण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में एमआर मौजूद रहे। इस संबंध में एमआर यूनियन के पदाधिकारी नोकेश बिसेल ने बताया कि केंद्र सरकार की कुछ दमनकारी नीतियों के खिलाफ यह हड़ताल की जा रही है। हमारे सिर्फ एमआरओ का ही आंदोलन नहीं है, ये सर मैं नोकेश बिसेन। सर, आज मशाल जुलूस निकाले आपने, क्यों निकाले, क्या मकसद है इसका? 8 और 9 तारीख को हमारी देशव्यापी हड़ताल है। केंद्र सरकार की कुछ दमनकारी नीतियों के खिलाफ हम लोग 8 और 9 तारीख को ट्रेड यूनियन के साथ CITU, FMRI और MPMSRU हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। हमारी कुछ मांगे हैं, दवाओं के दाम कम करो, मिनिमम वेजेस लागू करो, साथ में जो 0 GST लागू करो दवाओं के ऊपर, और ऑनलाइन जो दवा बिक्री हो रही है उस पर रोक लगाने के लिए हम लोगों की 8 और 9 तारीख को हड़ताल जारी रहेगी। और कल हम लोग, आज अभी हमारी मशाल रैली निकली है, कल हम 8 और 9 तारीख को
हड़ताल पर रहेंगे। मिनिमम से कहाँ पर बैठेंगे आप लोग हड़ताल पे? मिनिमम वेजेस को लेके हम लोग कल पोस्ट ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, कितनी यूनियन आपके साथ में है? हमारे साथ 11 यूनियन साथ में हैं और सभी एक साथ मिलकर हम लोग हड़ताल को सफल करेंगे। क्या नाम सर आपका? नोकेश बिसेन। कलेक्टर दीपक आर्य ने आज टीएल की बैठक ली और विभिन्न शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए समय सीमा संबंधी प्रकरणों पर तत्परता से कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए, जिसमें सर्वप्रथम लालबर्रा अमोली से समनापुर तक बनाई जा रही सड़क निर्माण की शिकायत पर उन्होंने तहसीलदार को निर्देशित किया कि वे पटवारी से नाप कराएं कि पूर्व में पीडब्ल्यूडी विभाग के पास बन रही इस सड़क की चौड़ाई निर्धारित मापदंड के अनुसार सही है या नहीं। अगर सड़क की जमीन पर अतिक्रमण किया गया हो तो उसे सख्ती से हटाया जाए। कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालन यंत्री और एमपीआरडीसी के महाप्रबंधक को भी निर्देशित किया है कि भविष्य में यह ध्यान रखा जाए कि कोई भी सड़क निर्माण निर्धारित मापदंड से कम चौड़ाई की नहीं बननी चाहिए। सीट प्रोटेक्शन के लिए यूज हो रहा है, तो सीट रेलिंग के लिए हमें स्पेस चाहिए। तो मैं फाइल लेके आपसे उसको एक्सटेंशन उसमें नहीं कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग है उसको सर अभी कितना रोड पे सर नोटिस हमारी कोटा थी, लेकिन 2014 के बाद सर वो छोटे गाड़ का जंगल वाला जो फॉरेस्ट की उसमें आ गया तो सर वो नहीं करें। हाँ जांच के लिए भेजा हुआ है तो मैं आएंगे। ठीक है भेजो सर, मेरे पास मैं देख लेता हूं जल्दी इसको भी लोग किया करना और कोई भूमि आवंटन पुरुषों की कितना जगह लगता है? 50 डिस्प्ले उन्होंने देखकर भी डिसीजन कर दिया और खत्म हो गया। बाबूजी दवा देते हैं, फाइल बड़ा भूल जाते हैं बाबूजी, ठीक है ना, उनकी भी गलती तो दवा देते हैं, जिसमें किसी का कोई गलती तो होगा नहीं, रजिस्ट्री पड़ी है इसलिए, ठीक है ना। और एक्चुअल फोटोग्राफी करवा लो, ठीक है, जियोटैग फोटोग्राफी करवा लेना उसके, और उनको ये बोल दो कि हम लोग इतने वृक्ष इसमें लगे हुए हैं, हमारा डिजाइन लेआउट ये है, इतनी जगह हमारा खाली रहेगा और इतने वृक्षारोपण फिर से कर देंगे। लांजी क्षेत्र के बहेला थाना अंतर्गत जामनटोला ग्राम में एक व्यक्ति ने अपनी बहू को जान से मारने की धमकी देकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और बाद में खुद कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। कीटनाशक के सेवन से बीमार दादूलाल लिल्हारे नामक इस व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं उसकी बहू ने बहेला थाना पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिस पर बहेला पुलिस के द्वारा दादूलाल लिल्हारे पर आपराधिक मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। नगर के शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया। इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जगदीश गोमे, जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले, स्कूल प्राचार्य ए.के. उपाध्याय, उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य आर.के. लटारे सहित शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। जिला पंचायत सीईओ श्री गोमे ने अपने उद्बोधन में कहा कि आयोजित कार्यक्रम काफी बेहतर है। छात्र छात्राओं को हार जीत के विषय में न सोचते हुए अपनी बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए। यहाँ से जो सीख कर जाएंगे उन्हें भविष्य में काम देगा। वहीं जिला पंचायत सीईओ श्री गोमे ने वैज्ञानिक छात्रों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का जायजा लेते हुए छात्रों के प्रयास की सराहना की। आपको बताएं कि इस प्रदर्शनी में 300 से अधिक बाल वैज्ञानिक ने हिस्सा लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी महोदया श्रीमती निर्मला पटले जी को कि आप आज के कार्यक्रम के मुख्य आचार्य संस्कृत कृषि विद्यालय बालाघाट आप सीओ जिला पंचायत महोदय का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मानव विज्ञान प्रदर्शनी के औपचारिक उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। हमारा चार्जिंग खत्म हो जाए तो हम पैडल का भी यूज कर सकते, तो सर हम इससे भी कर सकते थे, पर दोनों चीज हमने रखे सर। हम आते हैं तो इस चुंबक के कारण इस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है और वो विद्युत धारा वो बैटरी में धारा संचित होती है और विद्युत धारा का उपयोग हम अनेक कार्यों। और जो भी प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं, मैं सबसे पहले उनको साधुवाद दूंगा कि देखिए जीतना हारना आपके हाथ में नहीं है और ना हमारे उसमें रहता है, लेकिन आज जो भी आप यहाँ से जो भी उपलब्धि आपको मिलेगी वो आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। शासन की किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत महिला बाल विकास के द्वारा ग्रामीण स्कूल त्यागी किशोरी बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
इस दौरान लालबर्रा ब्लॉक के 1 सैकड़ा गांव के किशोरी बालिकाएं जिला पंचायत पहुंचकर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुई, जिन्हें जीवन की उपयोगी सेवा के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। इधर सामने से जिला पंचायत सदस्य और महिला बाल विकास समिति की सभापति जिला कार्यक्रम अधिकारी मैडम चौधरी मैडम ने मैडम महिला बाल विकास समिति की सभापति। आप लोग सभी अलग अलग गाँव से 14 से 18 वाली हाँ मैडम 10वीं 11वीं के बाद जिन्होंने महिला बाल विकास में साला त्यागी किशोरी बालिकाएं हैं, इनको सार्वजनिक सेवाओं का भ्रमण कराया जा रहा है। जैसे कि इनको उपभोक्ता फोरम लेके गए थे तो बताया कि कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसका पक्का बिल लेना चाहिए। अगर दुकान कभी बिगड़ गया समय के पहले तो उपभोक्ता फोरम में केस लगा सकते हैं। इसी तरीके से इनको जिला अस्पताल ले गए थे, वहाँ इनको NRC दिखाई गई। NRC में बताया गया कि जो कुपोषित कमज़ोर बच्चे हैं उनको वहाँ 14 दिन भर्ती किया जाता है। उनको मजदूरी का भुगतान भी शासन की ओर से होता है, आने जाने का किराया भी सरकार से दिया जाता है, फ्री चेकअप डॉक्टर की तरफ से किया जाता है। इसी कड़ी में जिला पंचायत का भी हम लोग उनको भ्रमण कराने के लिए लेके आए थे कि पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। ग्राम पंचायतों से तो ये लोग परिचित हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, जिला पंचायत से परिचित नहीं है, तो ये बताने आए थे कि जिला पंचायत है लालबर्रा शाखा क्षेत्र में बनाए गए 12 धान खरीदी केंद्रों में किसानों की धान समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है, परंतु धान का परिवहन के लिए टेंडर ना हो पाने के कारण केंद्रों में काफी मात्रा में धान डंप हो चुका है। हालत यह है कि खरीदी केंद्रों में जगह का अभाव होने से एक बार फिर धान खरीदी कार्य बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। वहीं मौसम के बदलाव को लेकर किसान भी चिंतित हैं। पद्मेश न्यूज टीम ने जब वृहताकार प्राथमिक कृषि साख समिति का जायजा लिया तो मैदान में खुले आसमान के नीचे 3,375.60 क्विंटल धान रखी हुई थी। इस संदर्भ में धान खरीदी केंद्र प्रभारी सुभाष बोपचे ने बताया कि धान खरीदी की तिथि 15 जनवरी निर्धारित है, इसीलिए किसानों की अधिक मात्रा में धान आ रही है। अगर नई व्यवस्था रही परिवहन की नहीं हुआ तो ना मैं सुभाष बोपचे, धान खरीदी केंद्र प्रभारी लालबर्रा, वृहताकार समिति लालबर्रा। तो कितनी क्या धान अभी खरीदी हो चुकी है? ये हम लोगों ने कल तक 124 सदस्यों से खरीदे हैं 6,515 कुंटल 60 किलो। सभी कितने सदस्य और बाकी रह चुकी है? अभी तो लगभग 90% सदस्य बाकी है, क्योंकि बीच में परिवहन नहीं होने की वजह से खरीदी प्रभावित रही, बंद रही 20 से 25 दिन लगभग। तो सर अभी जो स्टॉक आपके पास रखा हुआ है धान का भी, तो सर परिवहन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है? परिवहन के बाद में 3,375 कुंटल 60 किलो अभी भी आज की तारीख में शेष स्टॉक है, और परिवहन के लिए गाड़ियाँ नहीं लग रही है, बारदाने वगैरह की व्यवस्था बराबर है। तो सर आपके पास स्थान यहाँ पे स्थायी रूप से है बहुत धान खरीदी को? जगह कुछ कमी बची अब, क्योंकि खरीदी हुआ जो धान बोरियां हैं वो सब काफ़ी डंप हो गया, तो उस वजह से जगह कम बच रही है। तो मतलब खरीदी प्रभावित हो सकती है अगर परिवहन प्रभावित हो रही है। बीच में गाड़ियां 1-2 दिन बाद गाड़ियां लगना चाहिए मतलब। और जैसे आज सुबह से ही मतलब सुबह से ही मौसम खराब है, मौसम था, तो इस वजह से अब अगर बारिश होती है तो प्रभाव पड़ सकता है। पूरा खरीदे हुए धान को ढाक पाना भी मुश्किल है, इस वजह से धान खराब हो सकती है मौसम खराब रहते हुए। 15 जनवरी तक ही है। तो सर तारीख बढ़ने की कोई आशंका? तारीख बढ़ने की उम्मीद है, बाकी अभी ऐसा कुछ लेटर नहीं है लिखित में। लालबर्रा के हृदय स्थल बस स्टैंड और मुख्य मार्केट सहित अन्य स्थानों पर कचरा और गंदगी का ढेर लगा हुआ है। वहीं कचरा डालने के लिए रखी गई कचरा पेटी क्षतिग्रस्त कर दी गई है, जिससे फैल रही गंदगी से प्रदूषण फैल रहा है। लिहाजा नागरिकों ने मांग की है कि जनहित में इस दिशा में सार्थक कदम उठाए जाएं। दुर्गा कटारिया। काय की दुकान है आपकी यहाँ पे? मेरी रेडीमेड दुकान है कपड़े की। तो कितने वर्षों से आप कपड़ा बेच रहे हैं यहाँ पे? ये 25-30 वर्ष हो गए।
तो जो गंदगी फैल रही है, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? हम लोग बहुत परेशान है सर। हमने पंचायत में एप्लीकेशन किए, हमने थाने में एप्लीकेशन दिए और बाकी हमारे पूरे सदस्य लोग हैं जितने कपड़ा मार्केट के, सभी लोग परेशान हैं, सबने लिख के दिए। पुलिस वाले भी आए थे लेकिन इसकी कोई सफाई का कुछ कर नहीं रहे, न पंचायत वाले कर रहे, पंचायत वाले नहीं कर रहे और कोई थाने वाले राहत नहीं दे रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? साफ सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साफ सफाई होना चाहिए। हम लोग बहुत परेशान है। हमारे ये गंदगी यहाँ पे थे कि मार्केट में कहीं भी गंदगी है? ये सबसे ज्यादा यहाँ है और ये सब्जी मार्केट वाले भी सब यहीं पे कचरा ला के डालते हैं। तो व्यवस्थित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? व्यवस्थित होना चाहिए। कचरे की कोई सफाई नहीं होती और मछली के लिए भी हमने आवेदन किए थे तो पुलिस वाले हर हफ्ते आते हैं, फिर भी ये मुजोरी से सब लगाते हैं। सब लाइन वाले बहुत परेशान है और इनको ऑलरेडी जगह दी गई है वहाँ पर। मेरा नाम दिलीप अजीत। हमारे यहाँ भैया साइकिल की दुकान है। क्या समस्या आ रही है आपकी यहाँ पे? समस्या यही है कि यहाँ पे बहुत गंदगी हो रही है। यहाँ पे कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं सभी लोग लाके। तो आपने शिकायत की है कि नहीं की? यहाँ पे स्थानीय पंचायत को कर दिए, सब जगह कर दिए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। होना भी नहीं। यहाँ पे जो कचरा है यहीं पर है कि नहीं? और भी सब स्थानीय फुटकर व्यापारी भी यहीं लाके अपना कचरा फेंक रहे हैं। नहीं तो और यहाँ मेरी दुकान की दीवार खराब हो रही है। ये पूरे सब स्थानीय दुकान भी वाले भी सब यहीं लाके कचरा फेंक रहे हैं। उनको मना करने के बाद भी यहीं आते और यहीं पे फेंक रहे हैं सब। बाथरूम की व्यवस्था नहीं तो यही जाते। सफाई होना चाहिए। तो क्यों नहीं हो रहा सफाई यहाँ पे? क्या कारण है? कारण ये है कि लोग जिनके हाथ में ये काम है वो लोग ध्यान नहीं दे रहे। तो आपको लगता है कि लालबाग का मार्केट व्यवस्थित मार्केट है, साफ सुथरा मार्केट है? नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर तक नहीं है। तो क्या कहना है यहाँ के व्यापारियों का? व्यापारी के बारे में लोग तो धंधा करके आते चले जाते हैं, लेकिन जिसके अंडर पे ये काम है वो ध्यान नहीं दे रहा है। वारासिवनी के रामपायली रोड पर स्थित ग्राम मेहंदीवाड़ा में बेलगाम कार ने एक मोटरसाइकिल को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार होमेंद्र पार्थी नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिला भाजपा कार्यालय में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एवं प्रदेश सरकार की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ कामकाजी बैठक संपन्न हुई, जिसे भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। इसी श्रृंखला में सांसद बोध सिंह भगत ने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए जितना कार्य किया है, भविष्य में भी इतना ही कार्य करना संभव नहीं होगा। बीजेपी का भी वोट जो है ऐसा गिरोह चला है उनको भाजपा के खिलाफ वोट डालने की, यानी सब प्रकार से ये षड्यंत्र चल रहा है देश में। मेरा कहने का मतलब ये है हमको जो है इसकी वो भी करना पड़ेगा। एक आध किसी को सांप काट देता है तो जहर कैसे निकलता है, उसके लिए कौन सा इंजेक्शन लगा देते, जहर कैसे लगाते, वैसा हमको भी ये सब जितना जो षड्यंत्र चल रहा है इस षड्यंत्र को, और ये जो 2019 का जो चुनाव है इसको हमको चौकन्ना रह करके इसका सामना करना है। विधानसभा की स्थिति लोकसभा में नहीं रहती। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर लड़ा जाता है, विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों के आधार पर लड़ा जाता है। एक और बहुत सारे जितने अभी जैसे कई ऐसे जो इश्यू आ रहे हैं वो भ्रष्टाचार के मामले में प्रमाणिक है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार, हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार प्रमाणिक नहीं है, मिथ्या आरोप क्या है। विराफेल का भी कोई वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 3 बिंदु के ऊपर निकली चीज ले लिया, सरकार की पारदर्शिता है किसी प्रकार का, लेकिन उसके बावजूद भी उसको वो चला रहे। क्यों चला रहे? नेशनल हेराल्ड में वो फंस गई सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जमानत हुई उनकी कोर्ट से। नेशनल हेराल्ड पेपर के लिए उन्होंने नीच पे जमीन दिया था और उसका उपयोग व्यवसायिक उसके लिए कर रहे हैं, 15 करोड़ रुपया मंथली उसका, और उन्होंने सब मुलजिम बन गए। अभी वो आपका मिशेल आ गया है अगास्ता, वहाँ भी सोनिया गांधी का नाम आया है, इटालियन बेटे का भी नाम आया उनके। तो ये सारी चीज़ें जो है अब वो अपने कलंक को मिटाने के लिए झूठा आरोप। वहीं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती लता एलकर ने बताया कि आगामी चुनाव में हमारा प्रत्याशी चाहे जो भी हो, कार्यकर्ताओं का लक्ष्य केवल नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना होना चाहिए। परिवार जिन्होंने अपने नायक खो दिए
उन्होंने अपने नायक खोए, हमने भी अपना सिपाही खोया। तो ऐसे शहीद परिवारों के बीच की हमारे पास शायद लिस्ट तैयार होगी, उन शहीद परिवारों तक भी पहुंचना चाहिए। घर की महिलाओं से मिलने के लिए महिला मोर्चे को भी इसमें पहल करनी चाहिए और उनका सम्मान करना। राष्ट्रव्यापी सैनिक संपर्क 23 जनवरी से 2 मार्च तक होना है और शौर्य पर्व होगा जो कि राष्ट्रीय रक्षा दिवस का है 3 मार्च का। तो ये सैनिकों को सम्मानित करते हुए 4 कार्यक्रम जो हैं वो है, इसमें भी हमारी भागीदारी जिले में सुनिश्चित हो। और इस कार्यक्रम में मुझे लगता है रमेश जी। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि आपातकाल के समय से कांग्रेस का जो चेहरा सामने आया था वह कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में दिखाई देने लगा है। इसके अलावा अन्य वक्ताओं ने भी अपने उद्बोधन दिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से बैठने के बाद उन्होंने जो काम करने शुरू किए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनहित के काम हैं उन सबको उलटना शुरू किया है। बोले ये नाम भी नहीं चलेगा, ये संबल भी नहीं चलेंगे, दीनदयाल योजना भी नहीं चलेगी, मीसाबंदियों का जो जिन्होंने जिनके घर के घर उजड़ गए थे इंदिरा गांधी के आपातकाल के समय, जब इंदिरा गांधी के चुनाव को भ्रष्ट तरीके से जीता हुआ चुनाव मान करके कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध किया था और कांग्रेस ने पूरे देश को काला कानून लगाकर आपातकाल घोषित कर दिया था। और उस आपातकाल में लोगों के घर उजड़ गए थे, उनकी मीसाबंदी जो एक पेंशन बनी थी अपने लोकतंत्र सेनानियों के, उसको भी बंद करने का उन्होंने अभी तो स्थगित करने का ऐलान किया है। लांजी मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर ग्राम कारंजा में स्थित महाराष्ट्र बैंक के एटीएम में बीती रात चोरों द्वारा चोरी करने का प्रयास किया गया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। सुबह इसकी जानकारी मिलने पर स्थानीय नागरिकों ने बैंक मैनेजर से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। शाम को लांजी नगर निरीक्षक नितिन अमलावत से इस बाबत चर्चा की गई तो उन्होंने भी ऐसी कोई जानकारी होने से इनकार किया। फिर वे पुलिस बल के साथ कारंजा बैंक पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्ट्रेट में भाजपाइयों ने किया वंदे मातरम का गायन, प्रदेश सरकार के खिलाफ जताया विरोध। ट्रेड यूनियन ने 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का किया ऐलान, एमआर यूनियन ने निकाली मशाल रैली। उत्तर प्रदेश बस्ती लोकसभा सीट के बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने दिया विवादित बयान, कहा कम मानदेय होने के कारण करनी पड़ती है चोरी। सांसद के बयान को सांसद बोध सिंह भगत ने बताया अनुचित। लांजी के ग्राम कारंजा स्थित महाराष्ट्र बैंक के एटीएम में चोरी का किया गया असफल प्रयास। किसान अभियोजन अधिकारी अजाक के सोने घर को चोरों ने बनाया निशाना, दिन दहाड़े नकदी जेवरात सहित 1 लाख लेकर हुए फरार। और खुले आसमान के नीचे पड़ी किसानों की लाखों क्विंटल धान, परिवहन व्यवस्था बनी समस्या। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अपने न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। We'll